हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जूरिया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं अपने घटना चक्र के पार्ट 4 को। और ये सेशन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और आप लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ये सेशन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपको बीपीएससी और बीपीएससी टीचर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। दादा भाई नरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। यहाँ पे आता है सिरोट लिखा गया, सिरोल। तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है वो वैलेंटाइन सिरोल है। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हो जाते हैं। इससे एक बात आप लोग ये भी याद रखेंगे कि वैलेंटाइन सिरोल ने ही आपके बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। भारत में अशांति का जनक, शांति का जनक कहा था। तो वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा था। और इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है, तो वैलेंटाइन सिरोल ने ही लिखा है। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए आप, दादा भाई नरोजी। तो दादा भाई नरोजी को ही ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये दादा भाई नरोजी, इन्होंने एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था राफ्त गोफ्तार। गुजराती पत्रिका था, ठीक है, राफ्त गोफ्तार। तो इनकी एक पत्रिका भी याद रखेंगे, राफ्त गोफ्तार। राफ्त गोफ्तार जो कि कब लिखा है, तो 1854 में इन्होंने लिखा है। और ये एक गुजराती पत्रिका थी, गुजराती पत्रिका, गुजराती पत्रिका। तो दादा भाई नरोजी की एक पत्रिका राफ्त गोफ्तार जिसे इन्होंने 1854 में लिखा है। डेट भी याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक गुजराती पत्रिका था। दादा भाई नरोजी आपके प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये क्या थे, फर्स्ट आपके जो थे पारसी अध्यक्ष। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष आपके दादा भाई नरोजी। ओके, नेक्स्ट यहां पे आ जाता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से आप लोग दो मैगजीन याद रखेंगे, यानी कि पत्रिका। तो मैगजीन याद रखेंगे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। और ये आपके बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन में आया हुआ है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, तो वो आपके एनी बेसेंट का है। और एनी बेसेंट भी जो है ना आपका होम रूल आंदोलन चलाई थी, ठीक ना, होम रूल आंदोलन से भी ये रिलेटेड थी, होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन से आपकी एनी बेसेंट भी रिलेटेड थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को यहां आप लोग देख लीजिए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से आप लोग क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो लाला लाजपत राय से आप लोग याद रख लेंगे पहली बात कि इन्हें ही पंजाब केसरी कहा जाता था। पंजाब केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब, शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब के भी नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इन्होंने जो है सुरक्षा कपट का सिद्धांत दिया था। सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसने दिया है, तो लाला लाजपत राय ने। सुरक्षा कपट का सिद्धांत, सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, सुरक्षा कपट का सिद्धांत। और एक बात आप लोगों को याद रख लेना है, लाल बाल पाल त्रिकुट में से लाला लाजपत राय ही एकमात्र थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय थे क्या थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष। लाल बाल पाल त्रिकुट में से लाला लाजपत राय एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लाला लाजपत कांग्रेस के क्या थे, तो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स यहां आप लोग देखेंगे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया है, बट यहां पे डिटेल डिस्कशन आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन का मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन है बट यहां पे आपको अप्रोक्स 10 to 12 आंसर देखने को मिल जाता है। तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट कितना हो जाता है ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए यहां पे कितना क्वेश्चन मैंने कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये हो गया 14। तो आपको एक क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन का आंसर मैंने कराया है।
एक क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर, मतलब 5 नहीं 4 मिनट आप लोग मान के चलें, तो 4 मिनट के अंदर में आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो समझ लीजिए कि आपके क्विक रिवीजन के लिए ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो पहली बात तो याद रख लेंगे, फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में शुरू हुआ है। और किसने शुरू किया है इसको? रामनाथ पुरी, लाला हरदयाल, जीडी कुमार या तारकनाथ दास? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो शुरू किया है वो तारकनाथ दास ने करा है शुरू। ठीक है, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद या जेबी कृपलानी? या फिर आपसे ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जेबी कृपलानी देखने को मिल जाते हैं। तो सत्ता हस्तांतरण आपको दे दे या फिर दे दे क्वेश्चन घुमा के ऐसे कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों का आंसर सेम होने वाला है, जेबी कृपलानी। ओके, जेबी कृपलानी इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जेबी कृपलानी। अब यहां पे आप लोग देख लीजिए, पहली बात जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से मेरे भाई आप लोग याद रख लेंगे, इनके पहले बुक्स का नाम याद रख लीजिए। तो इनका बुक क्या क्या था? तो भारत की खोज, भारत की खोज। नेक्स्ट याद रखिए, पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारे जो क्या थे, पास्ट क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे फर्स्ट, फर्स्ट हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर। और इन्हें चाचा के भी नाम से जाना जाता था। तो चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता था? जवाहरलाल नेहरू को। ओके, आई होप कि इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आता है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद से आप लोग क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद से आप लोग याद रखेंगे पहली बात कि इनका जन्म जो हुआ था बिहार के सिवान जिला के जीरादई गांव में हुआ था, सिवान के जीरादई। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ? बिहार के सिवान जिला के जीरादई गांव में हुआ था। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, कांग्रेस अध्यक्ष। तो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और कब कब? तो 1934, 1939 एंड एक 1947 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, 1934, 1939, 1947। थर्ड बात याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने, इंडिया के क्या बने? फर्स्ट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बनाए गए। तो 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को इंडिया के फर्स्ट राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार किया गया था। ये कितनी बार राष्ट्रपति रहे हैं आपके? तो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ये 2 बार राष्ट्रपति रहे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। ओके, इन्हें जो है ना 1962 में भारत रत्न मिला था, 1962 में क्या हुआ था? भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला। तो आपके राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला था। और इन्हें गांधी जी ने देश रत्न के नाम से संबोधित किया, गांधी जी ने देश रत्न कहा था। तो देश रत्न किसने कहा था? तो गांधी जी ने देश रत्न के नाम से संबोधित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, देश रत्न। तो आपसे ये भी पूछा जाता है देश रत्न के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कराया और राजेंद्र प्रसाद आपका अप्रोक्स कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो चलिए, और अब इससे ज्यादा राजेंद्र प्रसाद में आपको देखने की कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1947 में मेरे भाई मतलब कि आजादी के समय आपसे पूछा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपको यहाँ पे जेबी कृपलानी देखने को मिल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू से भारत की खोज याद रख लीजिए, भारत की खोज। और पिता के पत्र पुत्री के नाम एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इसी को आपको इंग्लिश में भी तो दे सकता है। तो भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ही हैं।
ओके, और एक पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और राजेंद्र प्रसाद से तो मैंने डील कर ही दिया है, तो चलिए फिर नेक्स्ट में। अच्छा, आपका एक ऑप्शन आ रहा था अबुल कलाम आजाद, तो अबुल कलाम आजाद को हम लोग यहां पे देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद, मैं पीछे ही डिस्कस करने वाला था अबुल कलाम आजाद को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, बट स्पेस नहीं था इसलिए मैं वहां डिस्कस नहीं कर सका। तो यहां पे देख लीजिए आप लोग अबुल कलाम आजाद को। पहली बात तो आप लोग याद रखेंगे अबुल कलाम आजाद से क्या याद रख लेना है, तो ये हमारे जो है ना शिक्षा मंत्री थे, हमारे क्या थे, तो फर्स्ट जो थे हमारे एडुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर। तो प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे हमारे अबुल कलाम आजाद थे, फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर। ओके, इनका जन्म जो हुआ था 11 नवंबर को हुआ था, 11 नवंबर, इसीलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद की एक पत्रिका थी अल हिलाल और अल बिलाग, अल हिलाल, अल हिलाल, और एक था अल बिलाग, अल बिलाग। तो अबुल कलाम आजाद का पत्रिका अल हिलाल और अल बिलाग। इनका एक बुक याद रखेंगे, अबुल कलाम आजाद की एक बुक याद रखेंगे, इंडिया मीन्स फ्रीडम। इंडिया मीन्स फ्रीडम किसने लिखा है, तो इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया एक बुक है। और अबुल कलाम आजाद से यह भी याद रखना है कि ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, सबसे कम उम्र, और साथ में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे। ठीक है, सबसे कम उम्र, और साथ में एक बात ये भी याद रखेंगे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे कांग्रेस के, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष। आपसे पूछ सकता है इस तरह से क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो आपके अबुल कलाम आजाद थे। और ये पूछ सकता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी अबुल कलाम आजाद होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन घुमा के दे देता है कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी बने थे, 3-3 बार करके। ठीक ना, क्वेश्चन अगर ये दे देगा कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी 3-3 बार करके बने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये देता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो अबुल कलाम आजाद थे। आई होप कि आपको इतना बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1883 का चार्टर एक्ट। तो ये आपका 1786 के एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, 1786 का एक्ट। नेक्स्ट, सन 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। देखिए, 1947 में जब जेबी कृपलानी इस्तीफा दिए ना, तो उसके बाद कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करा था। ओके, 1947 में जब जेबी कृपलानी इस्तीफा दे दिए, तो इस्तीफा के बाद दिल्ली का जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करा था। ओके, नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो भारत के विभाजन के समय, पीछे मैंने बताया था ना कि इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि भारत की आजादी के समय कौन था, तो कौन था, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको जेबी कृपलानी देखने को मिल जाता है, जेबी कृपलानी। मौलाना अबुल कलाम आजाद से आप लोग क्या याद रखेंगे, तो फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर हमारे जो थे ये अबुल कलाम आजाद ही थे, फर्स्ट एडुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम। ये आजाद से क्या याद रख लेना है, और अल हिलाल पत्रिका, अल हिलाल, अल हिलाल और अल बिलाग, अल बिलाग। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम बुक का नाम है, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है, तो अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र और सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, सबसे कम उम्र और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष
सबसे कम उम्र और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अबुल कलाम आजाद देखने को मिल जाते हैं। 11 नवंबर को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? अच्छा, तो वो कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी, मतलब बात करा था दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, तो करेक्ट आंसर आपका अबुल कलाम आजाद है, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे मेरे भाई? जे एंड्रयूज, पी लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात याद रख लो, पी लॉरेंस तो थे, एवी अलेक्जेंडर थे। तो सदस्य कौन नहीं थे यहाँ पूछा है, नहीं पे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। तो नहीं आपके जे एंड्रयूज नहीं थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ओके, अब देखिए कैबिनेट मिशन आप लोग देख लो अच्छे से। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो भारत आया ये कब? भारत आया मार्च 1946 में, मार्च 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। इसने क्या क्या काम करा? तो काम देखिए, कैबिनेट मिशन का दो काम याद रखना है। संविधान सभा बनाया, संविधान सभा बनाया, और एक काम किया था कि अंतरिम सरकार बनाया, अंतरिम सरकार बनाया, सरकार बनाया। तो काम कैबिनेट मिशन का दो, संविधान सभा बनाया और एक अंतरिम सरकार बनाया। इसमें देखिए 3 मेंबर थे टोटल, 3 मेंबर। तीन मेंबर, मेंबर में कौन कौन थे? एक बार थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, उसके बाद थे एक क्रिप्स, और एक थे अलेक्जेंडर, ए भी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य थे आपकी कैबिनेट मिशन के। कितने सदस्य थे? तो 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अच्छा, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन को भारत किसने भेजा था? तो आपको जो क्लीमेंट एटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली थे, उसने ही जो था कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, भारत भेजा। तो क्लीमेंट एटली आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सुमेलित करिए, बारदोली महाराष्ट्र, चौड़ाचौड़ी गुजरात, यरवदा पश्चिम बंगाल, नोआखोली उत्तर प्रदेश। तो देखिए पहली बात तो याद रख लीजिएगा, बारदोली आप लोगों का गुजरात में है, बारदोली गुजरात। चौड़ाचौड़ी मेरे भाई वो एक उत्तर प्रदेश का जगह था, ठीक है, चौड़ाचौड़ी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। यरवदा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है, और नोआखोली जो है आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट में, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नाम दिया, निकोबार द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बलिदान द्वीप, नवोदय द्वीप। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो निकोबार द्वीप को कहा था वो स्वराज द्वीप कहा था। क्या कहा था? स्वराज द्वीप कहा था। और और अंडमान द्वीप को इन्होंने क्या नाम दिया था? अंडमान। तो अंडमान द्वीप को इन्होंने जो नाम दिया था वो दिया था शहीद द्वीप। अंडमान को शहीद द्वीप, अंडमान को शहीद द्वीप नाम दिया, और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया था। और फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे डेट भी मेंशन आज कर दिया है कि ये कब क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये डिमांड आ रहा था आप लोगों का कि डेट को मेंशन जरूर करेंगे कब कौन सा किस एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए 67 बीपीएससी प्री का जो री एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया है। तो आज से मैंने डेट भी मेंशन करा है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ सुख, शीलभद्र रियाजी या राम नारायण प्रसाद। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो शीलभद्र रियाजी होने वाला है, शीलभद्र रियाजी। और ये बिहार से रिलेटेड थे, बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार से रिलेटेड थे, ठीक है, बिहार से रिलेटेड थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? अच्छा, यह क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक अधिकार की मूल सूची में किसे जोड़ा गया है, बताइए। संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो
जो जोड़ा गया है इसमें वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया। और मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? तो मौलिक अधिकार टोटल जो है मेरे भाई, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या क्या मौलिक अधिकार है? 6। तो पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग लिख लेंगे इसको। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। समानता का अधिकार लिखते हुए चलेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और 6 नंबर में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार हैं टोटल। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें, 42वें संशोधन, 15वें संशोधन, 46वें संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A में है। भाग कितना? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। और आर्टिकल अनुच्छेद कितना है मौलिक कर्तव्य का? तो आर्टिकल जो है 51A है। भाग 4 है, आर्टिकल 51 है। और इसको 42वें संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है आपके तहत जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन से एक बात और याद रखेंगे कि 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 3 शब्द जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द भी जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव में भाग ले सकता है? तो वो कितनी भी बार ले सकता है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और मैंने कल आपको बताया भी था एक ट्रिक, पिकानी कोका दियोदशम, पिकानी कोका दियोदशम, कोका दियोदशम, पिकानी कोका दियोदशम। तो 52 से 62 मैंने आर्टिकल इसमें बताया था। 52 से 62 आर्टिकल मैंने बताया था और ये ट्रिक से मैंने आप लोगों को बता रखा है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं बताइए? बता दीजिए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा आपका सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के सचिव। तो कार्यपालिका अध्यक्ष पूछा है आपसे, एग्जीक्यूटिव हेड, तो वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। भारत का प्रथम नागरिक तो वो राष्ट्रपति ही होता है। आर्टिकल क्या है आपके राष्ट्रपति का? तो ये 52 से 62 आर्टिकल है राष्ट्रपति का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट, संविधान द्वारा केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या फिर आपके प्रधानमंत्री में? तो निहित जो करा गया है वो राष्ट्रपति में करा गया है। ओके ना? ये देखिए री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मतलब कि यहाँ जो करेक्ट है स्टेटमेंट वो बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये बात आपका सही है क्या? तो मेरे भाई ये बात आपका सही बिल्कुल क्या है बताइए आप लोग? बिल्कुल ही सही है मेरे भाई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ये दिया हुआ है आप लोगों का, बिल्कुल सही है। दूसरा बात क्या है? राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का, भी मैंने बताया ना। तो ये सही है कि गलत है बताइए आप लोग? तो भाई ये भी आपका सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। बता दो सही है या फिर गलत है? तो ये तो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है ना ये? अरे मेरे भाई
ये बिल्कुल गलत है। 60 में तो शपथ आता है मेरे भाई, महाभियोग कहाँ से आ जाएगा आपके 60 में। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो महाभियोग आता कितने में? तो महाभियोग तो आर्टिकल नंबर 61 में ना आता है। तो आर्टिकल 61 में महाभियोग है। 60 में तो शपथ है, मैंने कल आपको बता रखा है। ये 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। याद रखिएगा एक चीज, मान लीजिएगा यदि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका डेथ हो जाता है या फिर वो अपने रेसिग्नेशन दे देते हैं अपना, ठीक है, तो जो भारत के राष्ट्रपति का पद जो खाली रहता है ना, तो उसमें उपराष्ट्रपति काम करेंगे राष्ट्रपति की तरह। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी वहां पे नहीं है तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं उपलब्ध हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ मतलब कि सीनियर जज जो होते हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। तो 4 बात आप लोग याद रखेंगे। पहली बात, यदि राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी प्रेजेंट नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। एंड थर्ड बात याद रखेंगे कि अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी प्रेजेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं मतलब कि सीनियर जज जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो ये 3 बात को आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्र संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो ये 2008 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो यहाँ देखिए, विधेयक जो है ना वो अधिनियम बन जाता है। तो कब बनता है? देखो, सांसद में तो जब पारित हो जाएगा तो पहली बात तो कि दोनों सदन, सांसद के दोनों सदन में पहले वो पारित होगा। तो ये बात तो सही है कि पहले दोनों सदन में पारित होगा, लेकिन वो अधिनियम कब बनेगा? लेकिन जब उसमें राष्ट्रपति साइन कर देंगे ना तब वो अधिनियम बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होने वाला है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले तो वो सांसद के दोनों सदन में पारित किया जाएगा, ठीक है। पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब उसमें अपना साइन दे देंगे तब फिर वो क्या होता है, एक अधिनियम बन जाता है। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारत के मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2023 का प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो बघेलखंड। और बघेलखंड कहाँ है मेरे भाई? तो बघेलखंड आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है आपका बघेलखंड। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि आपका कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरता है, 8 स्टेट से, 8 राज्य से गुजरता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, आल्प्स, रॉकी, हिंद कुश। देखिए, बीपीएससी के रे एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा रॉकी होने वाला है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रॉकी होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रॉकी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बट अगर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला पूछा जाता है तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, तो ये मेरे भाई आपके श्रृंखला में आपका क्या आएगा? तो एंडीज आता है, एंडीज जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, बट विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला पूछ लिया जाए आपसे तो आपको एंडीज लगा कर आना है वहां पे, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, पूर्वी यूरोप की, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की। तो क्राल जो है मेरे भाई ये आपके दक्षिण अफ्रीका की एक क्या है ये? तो देखिए, क्राल क्या होता है? मेनली क्राल जो होता है एक लकड़ी या झाड़ी से जो है ना, मवेशी जो आपके मवेशी होते हैं उनके लिए बनाए गए बाड़े होते हैं,
मतलब बाड़े जो होता है ना, उसका चारों ओर गोलाई टाइप में बाड़ा बनाया जाता है, उसे ही क्राल कहा जाता है। और ये जो कहाँ पर ये पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है क्राल। मतलब कि एक स्ट्रक्चर है जो कि मवेशी के लिए उसके चारों ओर बाड़े के रूप में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो पूछा है दुनिया के कुल बड़े बांधों की, मतलब आपसे पूछा है बांध सबसे ज्यादा कहां पर है, ये पूछा है। भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा। तो बांध जो है मेरे भाई देखिए, न तो भारत में ज्यादा है, न रूस में ज्यादा है, न संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा है, न कनाडा में ज्यादा है। तो बांध कहाँ है सबसे ज्यादा? तो बांध सबसे ज्यादा आपके भारत और चीन में है। भारत एंड चीन में बांध है। अगर आपसे हैंडपंप पूछ ले कि हैंडपंप कहाँ है, तो हैंडपंप भी आपके सबसे ज्यादा जो है, हैंडपंप जो नलकूप होता है, नलकूप सबसे ज्यादा कहाँ है? तो हैंडपंप नलकूप जो सबसे ज्यादा है आपका भारत और चीन में ही है। बांध भी सबसे ज्यादा भारत और चीन, और हैंडपंप भी सबसे ज्यादा आपके भारत और चीन में ही है। ओके, और ये देखिए प्री 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? सहारा, सोनोरान, टकला मकान, अटाकामा। तो अटाकामा सबसे शुष्क जो हो जाएगा वो अटाकामा हो जाएगा। अटाकामा जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में सिचुएटेड है। दक्षिण अमेरिका। अटाकामा कहाँ है आपके? तो दक्षिण अमेरिका में सिचुएटेड है। तुमलापल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वैसे तो तुमलापल्ले खदान जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। तो कहाँ है तुमलापल्ले? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। और ये देखिए आपके पीपीएससी के री एग्जाम प्री 2020 में पूछा गया। तो तुमलापल्ले आपके आंध्र प्रदेश में है। तुमलापल्ले का खदान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। और ये यूरेनियम सबसे ज्यादा यहाँ होता है। तो तुमलापल्ले आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। और ये देखिए प्री 2020 में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अच्छा, कल भी मैंने ये कराया है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, मतलब कॉन्टिनेंट पूछा है कि सबसे ज्यादा एरिया किस कॉन्टिनेंट का है। तो सबसे ज्यादा एरिया जो है मेरे भाई वो एशिया कॉन्टिनेंट का है सबसे ज्यादा। ओके, और सबसे कम एरिया पूछा जाए तो सबसे कम एरिया, तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है, एरिया है, किस कॉन्टिनेंट का है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महादेश का है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे कम एरिया या क्षेत्रफल किस कॉन्टिनेंट का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। और टोटल कितने महादेश का कॉन्टिनेंट है? तो 7 कॉन्टिनेंट है टोटल आपके। ओके, कॉन्टिनेंट टोटल। तो कॉन्टिनेंट टोटल कितने हैं? तो 7 कॉन्टिनेंट आपको टोटल देखने को मिल जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? महाद्वीप में है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश जो आपको देखने को मिलता है वो आपके अफ्रीका महादेश में देखने को मिलता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और कितना देश है? तो 54 कंट्री है। 54 कंट्री, सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका में है और 54 देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आते हैं यूरोप आता है, यूरोप। तो यूरोप में कितना? तो 49 है। उसके बाद एशिया आता है, तो एशिया में कितना देश? तो 48 देखने को मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सोल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण, भूरक्षण, भूक्षरण, अपस्फीति या क्या है रगड़। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है। मशरूम सोल जो का निर्माण किसका उदाहरण है? तो वो आपके अपघर्षण का है। ठीक है, अपघर्षण। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो सबसे अधिक जो लवणता है मेरे भाई वो भूमध्य सागर में है, मृत सागर में है, काला सागर में या लाल सागर में है? तो पहली बात आप लोग याद रखेंगे, टोटल जो महासागर है कितने हैं? टोटल महासागर तो 5 महासागर हैं। टोटल महासागर कितने हैं? तो 5 महासागर टोटल हैं। ओके, और सबसे अधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है? तो वो आपके मृत सागर, मृत सागर में पाया, मतलब डेड सी में पाया जाता है। डेड सी में सबसे अधिक लवणता, लवणता मतलब कि सैलिनिटी किस
सागर में है, तो वो आपके डेड सी में है, मतलब कि मृत सागर में। ओके, नेक्स्ट। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश है रूस, चीन, चिली या ब्राजील। तो यहाँ पे ये जो आपका सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश जो है वो है आपका चिली। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट देखने को मिलता है, चिली। और ये देखिए आपके 65th क्या कहते हैं 65th बीपीएससी प्री के 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आज मैंने डेट भी मेंशन कर रखा है यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, तो या फिर क्यूबा। तो सर्वाधिक द्वीप जो पूछा है तो वो आपके इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर जो है इंडोनेशिया होगा। और कितना द्वीप है यहाँ पे? तो 17,508 द्वीप है, 17,508 द्वीप देखने को मिलता है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर है। और ये देखिए प्री 2019 बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, तो इंडोनेशिया करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और देखिए आज हम लोगों ने 4th पार्ट अपना कर लिया, और जो कल जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको घटना चक्र का 5th पार्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो एक एक करके इसी तरह से मैं अपना सारा सेशन कंप्लीट करा दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।